हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के जो DSSB में अकाउंट असिस्टेंट में जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था उन लोग की एग्जाम की डेट आ चुकी है। उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड करी थी, जिसमें कि क्या आपकी एग्जाम डेट आने वाली है, कितना टाइम आपके पास अब रिमेनिंग रह जाता है, किस तरह से आपका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीजों को मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया है। अगर वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है तो वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब से हम लोग अपने क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कुछ दिन आपके स्टार्टिंग में क्लासेस रहेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। ओवरऑल हमने काउंट किया था, जैसे कि आइडिया लगाया गया था तो 50 डेज निकल रहे थे। तो पहले मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आप लोग का सिलेबस है कंप्लीट करा दिया जाए, जिसमें कि थ्योरी पोर्शन रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोग को मैं क्लियर कर दूं। उसके बाद हम सीधे सीधे जाएंगे इसके प्रैक्टिस सेट्स पर, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम है आपके लिए प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सेट्स लगाना। तो यहाँ पर ब्रीफली मैं आप लोग को कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है थ्योरी से रिलेटेड वो मैं पढ़ा दूंगी। उसके बाद हम सीधे डायरेक्टली इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिससे कि अच्छे से हमारी प्रिपरेशन हो जाए। तो इस तरह से हमारा एग्जाम की तैयारी रहेगी। यहाँ पर आपको सेक्शन बी से रिलेटेड मैं तैयारी कराऊंगी, जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाला है। इसमें कि आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, 100 क्वेश्चन आने हैं। तो उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर आपको मैं करा दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं अपनी अलग अलग ग्रुप्स में जिसमें आप ऐड हों तो प्लीज उसमें वीडियोस को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका टॉपिक था, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिलेबस डिस्कस किया था, समझाया था, तो उसमें था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, कि वित्तीय लेखांकन क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या रहेगी, उसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। तो बेसिक सी चीज है, आप सबको पता है, दो वर्ड से मिलके बना है। अगर हम वैसे देखें तो फाइनेंशियल और अकाउंटिंग जो वित्तीय चीजों से रिलेटेड है, जो भी आप बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पर बात आप कॉमर्स कर रहे हैं तो मेनली हो जाता है, हम ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उसमें जो कुछ भी हम फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं उसका लिखना, उसको लेखांकन करना, उसकी अकाउंटिंग करना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये किसमें आता है, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। ये तो हो गई उसकी मीनिंग। अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या हो जाती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक स्पेसिफिक ब्रांच हो जाएगी हमारी अकाउंटिंग की। जो लेखांकन होता है उसकी एक स्पेसिफिक ब्रांच है, क्योंकि अकाउंटिंग की आपकी बहुत तरह की होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, टैक्स अकाउंटिंग होती है, और उसी तरह आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आती है। तो इसकी एक ब्रांच है अकाउंटिंग की, जिसमें क्या होता है, एक प्रोसेस जो होती है रिकॉर्डिंग की, उसको इन्वॉल्व किया जाता है, समराइज करना, रिपोर्टिंग करना, ट्रांजेक्शन जो होते हैं बिजनेस के उनको, ये शामिल हो जाता है आपका किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कितने टाइम के लिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समयावधि होती है, उसके लिए एक निश्चित समयावधि है, उसके लिए हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको समराइज करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। वो सब क्या कहलाता है, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। तो ये हो गई उसकी मीनिंग। अब इसमें आगे देखते हैं, The transactions are summarized in the preparation of financial statement, including the balance sheet, income statement, and cash flow statement that record a company's operating performance over a specified period. अब इन जो वित्तीय लेन देन है उससे रिलेटेड आपके वित्तीय विवरण प्रिपेयर किए जाते हैं, फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो प्रिपेयर किए जाते हैं। जब आप समराइज कर रहे होते हैं तो कौन सी चीजें समराइज करके आती हैं, बैलेंस शीट बनती है हमारी, इनकम स्टेटमेंट बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें हमारी बन के तैयार होती हैं। तो इसकी एक पूरी प्रोसेस चलेगी आपकी। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं। ये सारी चीजें आप लोग को नेक्स्ट वीडियोस आगे आएंगी, वहां पर मैं समझाऊंगी। जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, तो बहुत जल्दी जल्दी हम उन चीजों को भी पढ़ेंगे। जर्नल बनता है, फिर आपका लेजर बनता है, लेजर बनाएंगे। उसके बाद लेजर के बाद हम क्या तैयार करते हैं, लेजर के बाद अपने फाइनल जो अकाउंट्स तैयार होते हैं उससे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, उसकी जो बैलेंस होता है उससे ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्या तैयार करते हैं, जो हमारा फाइनल अकाउंट्स होता है, जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं और हमारी बैलेंस शीट आ जाती है। तो ये हो जाता है प्रोसेस। इसमें बीच में एडजस्टमेंट एंट्रीज भी आ जाती है, बहुत सी चीजें हैं जो बीच बीच इंक्लूड होती है। रेटिंग अकाउंट भी बनता है, वो भी फाइनल अकाउंट का हिस्सा होता है।
तो उसका अलग से जब वीडियो आएगी तो डिटेल में हम समझेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक ब्रीफली बता दिया है प्रोसेस जो चलती है समराइज करने तक, बैलेंस शीट तक पहुंचने तक, तो ये प्रोसेस आपकी रहती है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। इसमें सिर्फ आपके जो फाइनेंस से रिलेटेड जो वित्तीय स्वभाव के होते हैं, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है, बाकी किसी चीज को हम शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें द स्टेटमेंट used in financial accounting cover the 5 main classification of financial data और financial accounts which are, जो वित्तीय लेखांकन किया जा रहा है, वित्तीय विवरण बनाया जा रहा है, उसमें जो डेटा आपका होता है उसमें 5 तरह के मेनली चीजों को कवर किया जाता है। पहला आ जाता है रेवेन्यू, राजस्व। उसमें क्या रहता है, इंक्लूड हियर इज इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्लस अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट। इसमें उत्पादों और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय के अलावा लाभांश और ब्याज सहित अन्य स्रोत भी शामिल किए जाते हैं। रेवेन्यू जो होता है उसमें हम क्या चीजें शामिल करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं या फिर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उनको सेल करने से जो हमको इनकम हो रही है या फिर हमको डिविडेंड से हो रही है, इंटरेस्ट के बेसिस पे इनकम हो रही है, तो सारी हमारी रेवेन्यू कहलाती है। फिर आ जाते हैं एक्सपेंसेस, जो कि व्यय हो जाएंगे, कि जो कुछ भी आप पेमेंट कर रहे होते हैं, तो दीज आर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप जो गुड्स और सर्विसेज को बना रहे हैं, सेल करने से पहले आपको उनको बनाना होता है ना, प्रोडक्शन करना होता है, तो प्रोडक्शन में जो भी कॉस्ट आ रही है या फिर रिसर्च कर रहे हैं, R&D जिसे बोला जाता है, टू मार्केटिंग, टू पेरोल, या फिर आप पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस का पेमेंट करेंगे, सैलरी देंगे एम्प्लॉयज को, तो वो सारी क्या कहलाते हैं, आपके एक्सपेंसेस या फिर व्यय हो जाते हैं। फिर आ जाता है एसेट, यानी कि संपत्तियां। दीज कंसिस्ट ऑफ ओन प्रॉपर्टी, बोथ टैंगेबल या फिर इनटैंगेबल। इसमें आपके दोनों तरह की एसेट्स को शामिल किया जाएगा, जैसे कि टैंगेबल जो बिल्डिंग और कंप्यूटर्स होते हैं, इनटैंगेबल में पेटेंट और ट्रेडमार्क या फिर गुडविल भी आ जाती है, इसमें वो आ जाएंगी आपकी एसेट्स। उसके बाद आ जाती है लायबिलिटीज। दीज आर ऑल आउटस्टैंडिंग डेब्ट सच एज लोन्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये आपके ऋण होते हैं जो कि आपने डेब्ट्स लिए होते हैं, वो सब आएंगे लायबिलिटीज में। फिर आ जाती है इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है, इफ यू पेड ऑफ द कंपनीज डेब्ट एंड लिक्विडेटेड इट्स एसेट यू वुड गेट इट्स इक्विटी विच इज व्हाट ए कंपनी इज बॉट। यदि आपने कंपनी के ऋण चुका दिए हैं और उसकी परिसंपत्तियों को बेच दिया है, तो उसकी इक्विटी जो मिलेगी कंपनी का मूल्य होगा। मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब ये होता है इक्विटी से यहाँ पर कि जो आपकी एसेट्स हैं वो सारी, या फिर जो आपकी लायबिलिटीज जो आपको चुकानी है, आपको पेमेंट करना है, आपके ऋण जो है जो आपको चुकाने हैं, उनको आप ऋणों को चुका दीजिए, उसके बाद जो आपके पास एसेट्स बचती हैं वो सब क्या है, आपकी इक्विटी कहलाती है। तो इसको अगर हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह देखें तो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है आपकी। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम अलग से भी समझेंगे, जो आपके आगे मैं पढ़ाऊंगी डबल एंट्री सिस्टम, यहाँ पर हम लेजर को समझेंगे, जनरल को समझेंगे, तो वहां पर डिटेल में और देखेंगे। यहाँ ब्रीफली मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो आपका लेखांकन समीकरण जो बेसिक वाला बनता है, तो वहां पर एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एसेट इज इक्वल टू हो जाती है आपकी लायबिलिटीज, जो भी आपकी लायबिलिटीज होंगी वो आ जाएंगी, प्लस जो आपकी कैपिटल होती है वो आ जाती है। तो ये बन जाता है आपका एक अकाउंटिंग इक्वेशन। जो कुछ भी डबल अकाउंटिंग सिस्टम में होता है वो इसी के बेसिस पर होता है, इसी के अकॉर्डिंग होता है। बैलेंस शीट बनती है वो भी आपकी इसी अकाउंटिंग जो इक्वेशन है, लेखांकन समीकरण है, उसी के बेसिस पर बनती है। अब आप इसको अलग अलग तरह से कर सकते हैं, जैसे कि लायबिलिटीज यहाँ पर करिएगा तो एसेट माइनस कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल बाहर कर देंगे तो एसेट माइनस लायबिलिटी हो जाएगा। तो इसको आप कई तरह से लिख सकते हैं, और कहाँ से इसके क्या है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखी होगी, आपसे पूछेगा कि इसमें से करेक्ट कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आगे जो वीडियो आएगी वहां पर हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि आगे जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो सब उन्हीं कॉन्सेप्ट को बेस्ड होता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, ये सारी चीजें समझ लेने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अब हमारे लिए समझना कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। इसके अलावा उसको इसलिए भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप जो लेजर पढ़ेंगे या फिर जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो इन्हीं अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर बेस्ड होती है।
तो जो आपका सिलेबस दे रखा है उसमें सिर्फ आपको रेफरेंस दिया गया है कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसमें बहुत कुछ आ जाता है जिसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जो आपको पढ़ने जरूरी है। तो आज की वीडियो में अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ने वाले हैं, वो हो जाते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो क्या होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, आइए देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैं आप लोग को समझाऊंगी, वही पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत कहानी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, उतना पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है अकाउंटिंग के सिद्धांत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तीन तरह के रहते हैं मेनली कॉन्सेप्ट जो होते हैं, एक प्रिंसिपल हो जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट जो होते हैं अवधारणाएं, और तीसरी हो जाती है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो ये तीन तरह के होते हैं। अब किसमें क्या आता है आइए ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी आती है वो हो जाएगी इकाई अवधारणा, यानी कि इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट। ये सबसे पहली आती है। क्या मीन्स होती, इकाई का क्या मतलब होता है, अलग, यानी कि एक हो जाती है। मीन्स कहने का ये कि इस अवधारणा के अनुसार जो व्यावसायिक इकाई को इनके स्वामियों, ऋणदाताओं तथा अन्य पक्षकारों से पृथक माना जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका बिजनेस है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग माना जाएगा। जो उसके ओनर हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स होते हैं, या फिर जो उसको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, तो बाकी सारे पक्षकार जो होते हैं वो अलग हैं। लेकिन कंपनी जो है आपकी वो अपने आप में अलग होती है। जैसे कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, कॉर्पोरेशन निगम होती है, उसकी बात की जा रही है। आप इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, अ बिजनेस यूनिट इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी कि ओनर से अलग समझा जाता है, सेपरेट समझा जाता है, कंसिडर किया जाता है बिजनेस यूनिट को। जैसे कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आ जाएंगी, बैंकिंग कंपनी है, कॉर्पोरेशन है। तो फॉर दिस रीजन कैपिटल इज रिटन ऑन द लायबिलिटी साइड। तो आपने ये चीज देखी होगी कि जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं, तो उस बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है, क्योंकि जो भी जो ओनर्स होते हैं, जो कैपिटल अपनी इन्वेस्ट कर रहे, लगा रहे होते हैं, तो वो भी क्या है, कंपनी से अलग होते हैं। इससे उनको भी एक तरह से क्रेडिटर की तरह ही वहां पर दिखाया जाता है। जब भी कंपनी को समाप्त किया जाएगा, वाइंड अप होगी, तो वहां पर उनको भी उनकी पूंजी लौटाई जाती है। एंड कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द ओनर। जो कैपिटल होती है एक लायबिलिटी होती है ओनर की तरफ से। तो अब समझ में आ गया आपका कि इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पर कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन में क्या है कि दिस कॉन्सेप्ट डजंट अप्लाई टू सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर एकल व्यक्ति, जैसे कि आपका अपना एक अकेला बिजनेस है, कोई आप दुकान खोल कर अपना बिजनेस चला रहे हैं वहां पर, तो आप अकेले उसके ओनर हैं, आपसे अलग कोई नहीं है, तो इस तरह जो होगा वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। लेकिन इसमें भी एक और चीज रहती है, जैसे कि वन पर्सन कंपनी जो होती है, तो वहां पर वो उसके लिए आपके वही वाला रूल लग जाता है कि यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप अगर साफ साफ लिखा हुआ है, एकाकी व्यापार लिखा हुआ है, तो वो चीज अलग होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो उसके भी जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं अलग होते हैं, उसका एक्ट ही अलग होता है, पूरा पार्टनरशिप एक्ट, उसके अकॉर्डिंग उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं कि इसकी एंट्री कैसे की जाती है। तो इसमें जो एंट्री की जाती है, जब सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा बिजनेस, तो एंट्री की जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पहले एंट्री जो की जाती है, जितने कैपिटल से बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है, वो एंट्री उसकी की जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसे हम एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है डुअल एस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डुअल एस्पेक्ट जो है। इसमें क्या रहेगा कि इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन दो पक्षों को प्रभावित करने वाले होने चाहिए, अर्थात क्रेडिट तथा डेबिट को। इसीलिए यहाँ पर दो चीजें रहती हैं, तब पर के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है और संपत्तियों के बराबर दायित्व होते हैं। मीन्स कहने का ये होता है कि जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या रहेगा कि दो साइड होते हैं। जो भी आप बनाते हैं बैलेंस शीट बनाएंगे, एक साइड लायबिलिटी होती है, एक साइड क्या हो जाती है, एसेट्स हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड अफेक्ट टू पार्टी। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो दो पार्टीज को अफेक्ट करते हैं। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी होता है, तो बनता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर किया गया उसमें बताया जाएगा, उस नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, एक पक्ष को प्रभावित करेगा, दो को करेगा, दो या दो से अधिक को करेगा, इस तरह के ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो एक ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो दो पार्टीज को इफेक्ट करता है, एक को क्रेडिट कहते हैं, दूसरे को डेबिट कह देते हैं। इसीलिए यहाँ पर बैलेंस ट्रायल बैलेंस जो होता है उसके दो साइड डेबिट और क्रेडिट होते हैं, और दोनों साइड आपके इक्वल आना चाहिए। सेम वही चीज हो जाती है, लायबिलिटीज और एसेट जो होती हैं दोनों इक्वल होती हैं, दोनों बराबर होती हैं, जो कि आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस बन जाती हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि संपत्तियां इज इक्वल टू
आप हो जाते हैं लाइबिलिटीज या फिर दायित्व। अब लाइबिलिटीज में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दो चीजें ऐड हो जाती हैं। एसेट आपकी जिसमें फिक्स्ड है और करंट एसेट है, साथ में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, वो सारे ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है चालू अवधारणा। चालू अवधारणा में क्या रहता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें ये होता है कि असाय व उसकी संपत्तियां, यानी कि ये मान लिया जाता है कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक फ्यूचर में चलता रहेगा, किसी तरह से बिजनेस जो है वो रुकेगा नहीं, लगातार चलता रहेगा, ये माना जाता है। वो हो जाता है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज बिलीव दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस एंड इट्स एसेट इज इटर्नल, कि लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी। ये मान के नहीं काम करते हैं कि बिजनेस 2 साल के लिए, 1 साल के, 3 साल के लिए, हम ये मानते हैं कि फ्यूचर में लंबे टाइम तक ये चलता रहेगा। It is an ever going work. For this reason, long-term investment is made in business organization. इसीलिए क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होती है वर्किंग कैपिटल के लिए होती है, और जो लॉन्ग टर्म होती है तो जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनसे रिलेटेड होती है। बस्टिंग आगे आप पढ़ेंगे, या अगर आपने पढ़ा होगा ट्रिपल में या फिर बिहार BSc में, तो वहां पर पढ़ाया था मैंने, अगर आपको याद होगा तो ये हो जाता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है इसमें मुद्रा माप की अवधारणा, यानी कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या रहता है, इसमें उन्हीं चीजों को शामिल किया जाएगा जिसको कि आप मनी में मेजर कर सकें। बहुत सिंपल से इसकी मीनिंग हो जाती है कि जिनको कि आप मनी में मेजर कर सके आप उनको ही इसमें इनक्लूड करते हैं, अदर को नहीं करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन परचेजेस रॉ मटेरियल वर्थ ₹50,000. This is a monetary transaction. Hence, this transaction will be shown in the accounts of the organization. कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर रॉ मटेरियल को 50,000 का परचेज कर रही है तो ये क्या है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो इसको आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन कोई मैनेजर है बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत अच्छे से काम करता है, आपका अपना डिटरमाइन होकर काम करता है, लेकिन ये उसकी क्वालिटी है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते मनी में, इसलिए उसको हम अपने बिजनेस के रिकॉर्ड में शामिल नहीं करते। यही कॉन्सेप्ट हो जाता है मनी मेजरमेंट का। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा। इसमें क्या रहता है, इस अवधारणा के अनुसार संपत्तियों का लेखा उस मूल्य पर किया जाता है जिस मूल्य पर संपत्तियां क्रय की गई हैं। यानी कि हम जो अपनी बुक्स में दिखाते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट मेथड अब जो वैल्यूएशन निकाली जाती है किस प्राइस पे निकाली जाती है, किस वैल्यू पे निकाली जाती है, तो आपकी क्या हो जाती है, इसका आंसर स्पेशली बनता है जो परचेज हम कर रहे हैं जिस प्राइस पर, तो जो हिस्टोरिकल वैल्यू होती है हमारी, हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, या फिर जो परचेज प्राइस होता है उस पर ही निकाली जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें लेखांकन अवधि की अवधारणा, यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसमें माना जाता है कि एक निश्चित अवधि के लिए जो होते हैं उस अवधि के लिए हम लेखांकन का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं। पीरियड होता है, एक तिथि होती है, उस तिथि के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में क्या रहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट टू नो द करेक्ट रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज द अकाउंट शुड बी क्लोज एवरी ईयर। कि अकाउंट्स जो होते हैं हर ईयर में या फिर हर ईयर के एंड में क्लोज कर दिए जाते हैं उस ईयर का, ये जानने के लिए कि उसकी बिजनेस एक्टिविटीज जो उसने करी है उसका रिजल्ट फाइनली क्या हुआ है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट, अगर वहां पर उनके अकाउंट्स जो है वो 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहे हैं तो वो क्लोज कब होंगे, 31 दिसंबर को हो रहे हैं। अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट होते हैं तो 31 मार्च को क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि एक स्पेसिफिक डेट पर ही बनाए जाते हैं तो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं। फिर आ जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस अवधारणा के अनुसार आय प्राप्ति का निर्धारण आय प्राप्ति की अवधारणा समझने के आधार पर किया जाता है। मीन्स कहने का ये होता है कि मिलान में क्या रहता है कि जो आपको रिसीव हुआ है और जितना आपने पेमेंट किया है उसको आपस में मैच करा जाता है, ये देखने के लिए कि कितनी फाइनल इनकम हुई है, कितना एडजस्टमेंट किया गया उसमें, किस तरह से इनकम फाइनली हुई है, उसे ही मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेखांकन परंपरा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेखांकन परंपराएं। फिर आ जाता है अकाउंटिंग कन्वेंशन, यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की लेखांकन परंपराएं होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर उसको एक तरह से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट के थ्रू या प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। क्या है यहाँ पर कि एक व्यवहार का नियम जिसे मौखिक या लिखित सहमति के साथ किसी दी हुई समस्या के हल में प्रयोग किया जाता हो अथवा किसी निश्चित स्थिति में व्यवहार की दिशा व्यक्त करता हो, परंपरा कहलाती है। A rule of conduct which is used with verbal or written consent to solve a
given problem or experiences, the direction of behavior in a given situation is called convention. अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ये रहता है कि अब ये आपकी इसमें जो चार दे रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आ जाती है एकरूपता की, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इसका मीनिंग क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से अकाउंट रखे जा रहे हैं, जो भी फॉलो किया जा रहा है रूल्स रेगुलेशन को या प्रिंसिपल को, उन्हीं के तरह ही सेम मैनर में ही आगे के जो एयर है उनमें भी रखा जाना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो उससे क्या रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। उससे क्या रहता है कि आपस में कंपेयर करना इजी होता है, एक ही जैसे होंगे तो बार बार नए सिरे से हमको सीखना नहीं पड़ता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इजी हो जाती है, इसलिए उनमें एक जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरी कहती है कि रूढ़िवादिता की, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली है आपकी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा जाता है, इसकी जो मेन पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, इंग्लिश वाले बच्चों को भी मैं दिखा दूंगी। ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि भावी संभावित हानियों एवं व्ययों के लिए प्रावधान कर लेना चाहिए। ये रूढ़िवादिता की अवधारणा जो है वो ये कहती है कि अभी भविष्य में या अभी करंट में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है इसको हमें ध्यान देने के बजाय ये सोचना है कि फ्यूचर में क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज बन सकती हैं, उनके लिए हमें पहले से ही प्रोविजन करके रखना चाहिए। ये कहती है हमारी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी जो कन्वेंशन है वो क्या कहती है कि दिस कन्वेंशन emphasizes that provision should be made for future possible losses and expenses, but the income that may arise in the future should not be taken into account। यानी कि हमको ध्यान नहीं देना चाहिए कि अभी फ्यूचर में हमें कौन सी इनकम हो सकती है, बल्कि हमें इस बात का ज्यादा मेन हम लोग का ध्यान होना चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए कि पॉसिबल लॉसेस क्या हो सकते हैं या फिर हमें कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, ये किसके अकॉर्डिंग टू विच कन्वेंशन, ये किसकी अवधारणा या कौन सी जो रूढ़िवादी है या किस तरह की अवधारणा है के तहत कहा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है प्रकटीकरण की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा जाता है कि किसी भी तरह के कोई भी पॉइंट को हमें छुपाना नहीं है, हमको सब कुछ अपने बिजनेस में बता देना चाहिए। जो कंटीजेंट लायबिलिटीज होती हैं स्पेशली उनके बारे में इसमें कहा जाता है इसमें कि उनको हम अगर हम डायरेक्टली नहीं दिखा सकते हैं, जो हमारे वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनमें तो नीचे हम नोट्स बना दें, जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उसमें नीचे हम नोट्स बनाए, टिप्पणियां लिखें और वहां पर हम उनको दिखा देते हैं। तो ये हो जाती है आपकी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी अवधारणा है। फिर आ जाती है यथार्थता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, इसको भौतिकता भी कहा जाता है या फिर यथार्थता कहिए या फिर भौतिकता कहिए। इसमें कम कहने का मतलब ये है कि जो हमने अकाउंट्स बना रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स हम अपने रख रहे हैं, उसमें केवल उन्हीं ट्रांजेक्शंस को हम इंक्लूड करते हैं विच आर इम्पोर्टेंट, बट समटाइम ट्रांजेक्शन विदाउट इम्पोर्टेंट और ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मीन्स कहने का ये है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ही हम शामिल करते हैं, बाकी को हम शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये हो जाते हैं आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे ही कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कोई भी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थे मैंने वो भी आपको बता दिए। ये भी हमने आज पढ़ा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, किस तरह से वो इम्पोर्टेंट होती है, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं और उसमें लेजर क्या है, आगे जर्नल क्या होता है। ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिकली हमको ये समझना था कि होती क्या है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, क्या होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आई होप आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और से आपकी एक तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास भी कह सकते हैं, बेसिक क्लास थी जहाँ पर हमने मेनली समझा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।